नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे थे, जिसमें हमने कल ज्योग्राफी की 5वीं क्लास देखी थी। यानी हम सोचे थे आज कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कल वाली वीडियो में मतलब दिक्कत ये हो गई कि मतलब माइक ख़राब हो गया मेरा। तो जब माइक ख़राब हो गया तो मैंने सोचा कि आवाज़ आएगी, मतलब दूसरा माइक लगाया तो आवाज़ आ रही थी थोड़ी बहुत। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से आवाज़ बंद हो गई। तो आधी वीडियो में आवाज़ थी, आधी में थी ही नहीं शुरू में। तो इसीलिए दिक्कत हो गई, तो दोबारा से मैं बना रहा हूँ, ठीक। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो मैंने बताया था कि आप बताइएगा। तो दोबारा से वही चीज़ हम देखेंगे जो कल देखे थे, उसके बाद फिर कल जो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आवाज़ नहीं आई तो आप समझ ही ना पाएंगे ज़्यादा चीज़ें ना, तो फिर दिक्कत की तो बात है ही है। चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखिए, पशुपालन से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई। तो दोस्तों देखिए, ये मंत्रालय हमारा होता है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। सीधी सी बात है, अगर पशुधन है तो हम मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, ये सब, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अगला है 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन, गौ पशुधन कितना है। तो कुल पशुधन में गौ पशु हैं जो कितने हैं, तो 36% मान के चलिए कि 36% हमारे गौ पशुधन है। भैंस कितने हैं, तो लगभग 21% मान लीजिए दोस्तों आप लोग कि भैंस है, या 20% मान लीजिए। बकरी मान लीजिए 28%, भेड़ मान लीजिए 14%, सूअर मान लीजिए 2% या 1% मान लीजिए, और पशु मान लीजिए, अन्य पशु जितने भी होंगे हमारे वो 0.25। ठीक दोस्तों, तो इतना है, मतलब मोटा मोटा आंकड़ा अगर आपको याद है तो ठीक है। बाकी कभी पूछता नहीं जल्दी, बस अगर आपको ये क्रम पता है कि सबसे ज़्यादा गौ होगा, फिर भैंस होगा, फिर बकरी है, फिर भेड़ है, फिर सूअर है, फिर अन्य पशु में आते। तो कभी क्रम अगर लगाने को दे दे या कभी ऐसे पूछ ले नॉर्मल, तब भी आप बता ले जाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है। तो 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जहाँ मवेशी हैं वो कौन है, बिहार क्षेत्र हो जाएगा हमारा। कौन सा राज्य है, बिहार है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन है, तो जमुनापारी है। कौन सी है, जमुनापरी कहते हैं, कहीं जमुनापारी लिखा रहता है, दोनों मान लीजिए। देखिए, बकरी क्या है, बकरी सब कुछ खा लेती है, जामुन भी खा लेती है। बकरी का खा लेती है जामुन, तो जामुन से हो जाएगा जमुनापरी। ठीक, तो सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी कौन की नस्ल कौन सी हो जाएगी, जमुनापारी हो जाएगी। अगला है गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में दोस्तों पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। अगला है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई। तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वृद्धि हुई। देखिए, अभी 20वीं ही आई है तो याद रखिएगा, अभी 21वीं नहीं आई। देखिए, ये सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी जितने भी एग्जाम होते हैं, पीसीएस में भी आपको देखने को मिल सकता है, आरओ में भी देखने को मिल सकता है, ठीक, यूपी पुलिस में भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला है, अब देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल तो है ही है, वृद्धि हुई है, ठीक, किसमें, पश्चिम बंगाल में। उसके 23% यहाँ वृद्धि हुई, उसके पश्चात तेलंगाना में 22% देखी गई। यानी 1% कम वृद्धि कहाँ देखी गई, तो तेलंगाना में दोस्तों देखी गई है। अगला, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो प्रथम स्थान है। कौन सा है, प्रथम है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। जो मुर्गी के अंडे का कवच होता है, यानी जो ऊपर का खाल होता है उसका ना, मुर्गी का, वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन है, तो लेगहॉर्न है। कौन सी है, लेगहॉर्न। अगला है, भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म। इम्पोर्टेंट दोस्तों, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। लेखपाल की जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान जो है ये मतलब कराया गया था मुझे, तो मुझे याद है। अब देखिए, आपको हर चीज़ एक ही बुक में मिल रही है, एनसीईआरटी सारी चीज़ें। ये पशुधन जितना है आपको कोई भी कोचिंग वाला पढ़ाएगा, आप वहाँ से यहाँ से मिलाइएगा, आपको 1 घंटे में यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ 2-3 दिन चलाएंगे वो लोग, ठीक। और यही चीज़ है, कंटेंट पूरा सेम रहेगा, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर लिख भले ही दे, लेकिन कंटेंट यही रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ हमेशा आपको समझना होगा कि कोई भी इंसान कहीं से कंटेंट तो उठाएगा ही ना, चाहे वो बुक से उठाए या कहीं कॉपी से उठाए या अपने नोट से उठाए, कहीं कोचिंग का हो, मतलब कुछ ना कुछ तो करता है, तभी मतलब जो है वो कर पाता है। क्योंकि वो खुद से कभी कंटेंट पूरा बना ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ सकता है लेकिन पूरा नहीं बना पाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए, मतलब 6 दिए हुए हैं, हमें 6 देखने हैं। देखिए, यूपी वाला तो हमें भूलना ही नहीं, अंदेश नगर में है,
ठीक, उत्तर प्रदेश में है। देखिए एक है सूरतगढ़ में राजस्थान में है, एक धमरोड़ गुजरात में है, एक अलमाड़ी है देखिए वो अल्मोड़ा था जो वहाँ है, अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में है वो अल्मोड़ा है, ये अलमाड़ी है तमिलनाडु में है। ठीक, एक चिपलीमा व सुनबेड़ा है, कहाँ है, उड़ीसा में है। और दूसरा हैसर घट्टा है, कहाँ है, कर्नाटक में है। तो अंदेश मैंने बताया ये, तो इतने हैं आपको याद रखने। ठीक दोस्तों, और देखिए हिंदी मैंने शुरू की है दोस्तों कल से, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और हिंदी देख लीजिएगा। आप कहीं भी पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंने केवल पीवाईक्यू कराए हैं। जैसे हिंदी के लगभग 600 प्लस पीवाईक्यू मैंने कल ही कराए हैं, उसमें थंबनेल में 400 प्लस लिखा है क्योंकि वो कम ही लिखा है मान लीजिए, लेकिन है लगभग 600 प्लस है। और एक अलग लेवल का मैंने कराया हिंदी का पीवाईक्यू, एक बार आप देखिएगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो ना देखिएगा, लेकिन एक बार ज़रूर कोशिश करिएगा और फिर बताइएगा। ठीक, तो ये चीज़ है। देखिए अगला लिखा है कि ये केंद्र गाय और भैंसों के, जो ऊपर दिए गए 6, तो उसी के बारे में लिखा है कि ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशिक्षित वीर, देखिए यहाँ लिखा है रेफ्रिजरेटेड सीमेंट का उत्पादन करते हैं। देखिए आप लोग एक मतलब जो है डॉक्टर के देखे होंगे, इस तरह का एक डिब्बा होता है, उसी में ये रहता है। ठीक, इस तरह का डिब्बा रहता है जो है डॉक्टरों का, उसी वो मतलब प्रशीतित रहता है, मान लीजिए फ्रिज की तरह काम करता है, ये इतना समझ के चलिए कि मतलब प्रशीतित करता है। ठीक, अगला है केंद्र में प्रशिक्षित बीज का उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड और भैंसों का बीज उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। अगला लिखा है कि भैंसों का अनुसंधान करने के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई है। कौन सा जिला है, तो हिसार जिला है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला दिया हुआ यहाँ ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण थे दोस्तों, याद रखने हैं आपको। देखिए पहला चरण था, दूसरा था, तीसरा था। ऑपरेशन फ्लड 1, फ्लड 2, फ्लड 3 हो जाएगा। देखिए ये 70 से था 81, ठीक, 11 साल चला। उसके बाद 81 से 85 4 साल चला। उसके बाद जो है 85 से 96 11 साल चला, 11 नहीं 12 मान लीजिए। ठीक, 12 साल ये मान लीजिए, 12 साल ये मान लीजिए दोस्तों। मैं क्यों 12 साल कह रहा हूँ, देखिए 70 में चला तो 70 वाला तो होगा ही ना। उसके बाद ये 81 तो यहाँ तक चला तो मान लीजिए 12 साल, नहीं आप 11 मान लीजिए, आपको जैसा सुविधा लगे। कोई ये कभी पूछता नहीं कितना, लेकिन मैंने मोटा मोटा अंदाजा आपको बता दिया। देखिए अगला है भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, तो ये मुर्रा है, नीली है, रावी है एवं जाफराबादी है। देखिए नीली रावी एक ही है दोस्तों, यहाँ देखिए मुर्रा हो जाएगी, ठीक, नीली रावी हो जाएगी और जाफराबादी हो जाएगी, मुर्रा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक होती भदावरी भी होती है। देखिए भैंस क्या होती है, जैसे गाँव में कहते नहीं, खा खा के भैंस की तरह भदभद हो गई हो, कहते नहीं गाँव में क्या कहेंगे, भदभद हो गई हो भैंस की तरह खा खा के, तो भैंस की तरह खा खा के भदभद यानी भदावरी। ठीक, तो इस तरह याद कर सकते हैं। अगला देखिए सुअर के, ये इन सब के बारे में हम देखें कि गाय बैल कितने हैं, लगभग 36% है, भेड़ 14% है, बकरी 21% मान लीजिए, बकरी सॉरी वो जो है भैंस 21%, बकरी जो है लगभग 28% है। ठीक, मैंने मोटा मोटा अंदाज़ा बताया था आपको। अन्न में तो इतना देखे थे, सुअर में इतना देखे थे। उसके बाद स्टॉक फार्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है, तो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है स्टॉक फार्मिंग। अगला 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। अगला केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है, तो हिसार हरियाणा में है। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मथुरा में है। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष आयोजित की गई थी, 1951 में। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण और जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, फिर मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना में है, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बनासकांडा, सिलीगुड़ी, जालंधर, इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। आपको दोस्तों इन सब में अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये वाला है, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल हरियाणा में है। यही सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और यही आपको याद रखना है। ठीक, अब हम खनिज के बारे में देखते हैं। खनिज कौन, देखिए खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक होते हैं, एक अधात्विक होते हैं, लेकिन यहाँ एक आपको तीसरा और मिलेगा, ऊर्जा खनिज मिलेगा। ठीक, तो याद रखिएगा, ऊर्जा वाला अलग से मतलब पढ़ाते हैं लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तीनों देख लेंगे। अब हम शुरू देखते हैं इसमें है। देखिए पहले इस तरह देख लीजिए आप
कि कौन कौन से हैं, ठीक। उसके बाद हम जूम करने जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ हम जूम कर दिए हैं। यहाँ देखिए धात्विक खनिज में जैसे लोहे के अंश जो होते हैं वो मिलते हैं धात्विक खनिज में। धात्विक खनिज होते हैं दो प्रकार के, एक तो लौह धात्विक खनिज होते हैं जिसमें लोहे के अंश मिलते हैं, एक अलौह होते हैं जिसमें लोहे के अंश नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए जिसमें इसमें लोहे के अंश मिलते हैं, जैसे लौह अयस्क हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, निकल है, कोबाल्ट है, ये लौह धातु है। अलौह धातु ये कौन से हो जाएगी, जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, वह बॉक्साइट हो जाएंगे। बहुमूल्य खनिज में कौन कौन से हैं, तो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है आदि हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अधात्विक खनिज में क्या होता है, इसमें लोहा की मात्रा ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक। जैसे अभ्रक है, चूना पत्थर है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है, ये सब अधात्विक खनिज हो जाएंगे। ऊर्जा खनिज में हमारे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यही सब आते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है, तो बताइए। जो खनिज होता है, खनिज में धात्विक खनिज जो है धड़ धड़ करेगा कि नहीं, भाई लोहे की मात्रा है तो वो धड़ धड़ करेगा। लोहा है, सारी ये चीज़ें धात्विक खनिज में आ जाएंगी, जैसे लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, ये सारी। भले ही तांबा धात्विक अलौह है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, वो धड़ धड़ कर सकता है ना। तो धड़ से धारवाड़, मतलब धात्विक खनिज यानी धारवाड़, ठीक। तो जितने भी हमें खनिज युक्त शैल तंत्र है वो किसमें है, धारवाड़ चट्टान में है। अगला है भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार है, तो उत्तर पूर्व में है। अब उत्तर पूर्व भारत का कौन सा एरिया है, तो दोस्तों ये वाला एरिया है जो हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो हमारा क्षेत्र पड़ेगा वही है, ठीक दोस्तों, उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व। अगला भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न है, तो उड़ीसा है। अगला भारत का कौन सा राज्य मूल्य दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो उड़ीसा 2021-22 के अनुसार आगे है। अब लौह के प्रकार देखते हैं, लौह अयस्क के। देखिए इसके चार होते हैं, एक मैग्नेटाइट होता है, एक हेमेटाइट होता है, एक लिमोनाइट होता है, एक सिडेराइट होता है। मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4, हेमेटाइट का होता है Fe2O3 और लिमोनाइट का होता है 2Fe2O3 3H2O होता है। सिडेराइट का होता है Fe2CO3 होता है। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाए जाते हैं, तो मैंने अभी बताया कि धड़ धड़, लोहा धड़ धड़ करेगा तो धारवाड़ चट्टान हो जाएगा, ठीक दोस्तों। देखिए जो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपके दिमाग में रह गई ना दोस्तों, यकीन मानिए आप सबसे आगे रहेंगे एग्जाम में, ठीक। क्योंकि मतलब मैं खुद जानता हूँ कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे ये आपको रटना पड़ता होगा आज के हमेशा। जैसे गोंडवाना में क्या पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा। मैंने बताया था कोयला यानी काला होता है, गोंडवाना यानी गुंडे, साउथ के गुंडे भी काले होते हैं, तो गुंडे यानी गोंडवाना, और जो कोयला यानी कोयला तो है ही है। तो आप सोच सकते हैं ना कि कैसे मतलब रिलेट कर देता हूँ कि जो हमेशा के लिए आपके माइंड में एकदम सेट रहे। ऐसे ही मैंने सारा कुछ रिलेट करके ही आपको पढ़ाया है जीएस। मैक्सिमम चीज़ें आपको रिलेट की है, मैक्सिमम चीज़ें आपको बताई हैं। तो इस तरह मतलब पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक दोस्तों। देखिए लिखा है प्रसिद्ध लौह अयस्क आयरन ओर का कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। अगला है राजस्थान के नाथद्रा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज है, तो लौह अयस्क हो जाएगा। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, तो लौह अयस्क से संबंधित है बैलाडीला, ठीक। अगला है कि तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इससे अधिक जो है भंडार है राजस्थान में। यानी तांबे का जो उत्पादन होता है वो मलाजखंड क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है वहाँ होता है, लेकिन इसके भंडार सबसे अधिक कहाँ है, तो राजस्थान में है। देखिए बैला ढीला यानी ढीले की तरह, अगर हम बात करें बैला ढीला यानी ढीले की तरह, कौन सा मतलब लौह अयस्क का है ढीले की तरह। देखो लोहा एकदम मतलब मजबूत होता है ना, लोहे ढीले की तरह होता है। जैसे खेत में जो ढीला नहीं होता है, खेत में जो छोटे छोटे ढीला होते हैं, देखो वो मतलब मार दो किसी को तो चोट लग जाएगी, ठीक। तो वैसे लोहे को भी मारोगे तो चोट लग जाएगी। तो लोहा भी क्या होता है, मजबूत होता, ठोस होता है, ढीला भी ठोस होता। तो ऐसे ही याद कर लो, ढीला से बैला ढीला, ठीक, बैला ढीला, तो इस तरह याद कर सकते हैं। एशिया का उच्च कोट का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ, तो भीलवाड़ा जिला राजस्थान में। बिंद शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर लाइमस्टोन के पाए जाते हैं। अगला है कि उड़ीसा में उच्च कोट का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केओंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है, याद रखिएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बॉक्साइट किस धातु का है, इसका यूपी स्पेशल में मैंने बताया था एल्युमिनियम का है। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं, तो उड़ीसा एवं
झारखंड है। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा? उड़ीसा। अगला है, भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग, झारखंड, गया और मुंगेर जिलों में पाई जाती है। ठीक, तो याद रखिए कि अभ्रक की सबसे बड़ी पट्टी जो है हजारीबाग मतलब झारखंड और गया और मुंगेर में पाई जाती है। दोस्तों बिहार और झारखंड पहले एक ही थे ना, बाद में अलग हुए हैं। अगला है कि भारत में सर्वोत्तम किसका संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना राजस्थान में पाया जाता है। ताजमहल जो बना है वो संगमरमर कहाँ से आया? तो यहीं से आया। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांतरित या मेटामॉर्फोज रूप है? तो ये जो है बलुआ पत्थर का है। अगला है, क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है, मोनोपोली है? तो उड़ीसा, यानी उड़ीसा राज्य ही इसका उत्पादन करता है। अगला है, भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। अगला है, भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। अगला है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट है। कौन सा है दोस्तों? मोनोजाइट हो जाएगा। अगला है, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए दोस्तों जादूगोड़ा की खान प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान। देखिए 2020-21 का डाटा है, तो आपको मतलब इतना लोड नहीं लेना है, डेटा मान लेता है पुराना है। ठीक, तो हमें लेकिन ऐसे नॉर्मल देख लेना है, ये माइंड में आपको नहीं सेट करना है। माइंड में आपको नया डाटा मैं कराऊंगा, जैसे पेपर आपके आएंगे, चाहे यूपी पुलिस का है, चाहे जो है ये जूनियर असिस्टेंट लेखपाल या और भी आर ओ पीसीएस कोई भी एग्जाम आएगा, तो मैं तुरंत आपको नया डाटा करा दूंगा 2022-23। ठीक, 23-24 का करा दूंगा तुरंत, मतलब मेरे पास है डाटा, लेकिन मैं जो है वो कराऊंगा बाद में। अब बुक में है तो मुझे देखना पड़ेगा ना दोस्तों, आपको भी देखना है, तो थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल देख लेते, कोई आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ये कुछ नहीं याद करना है। ठीक, देखिए बॉक्साइट में छठा स्थान है, क्रोमाइट में चौथा है, लौह अयस्क में चौथा है, मैग्नीज अयस्क में पाँचवा है, मैग्नेसाइट में 17वां है, रॉक फास्फेट में 15वां है, एल्युमिनियम जो प्राथमिक होता है उसमें तृतीय है, तांबा पर इसके 7वां है, इस्पात में द्वितीय है, सीसा में तृतीय है, जिंक में तृतीय है। दोस्तों थोड़ा ऊपर नीचे डाटा हुआ होगा, बहुत मतलब रेयर हुआ होगा, वरना ईजीटी मतलब जो है यही डाटा रहा होगा। ठीक, तो इसीलिए ज़्यादा मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको। अब देखिए भारत का योगदान कितना है वैश्विक में, भारत का स्थान कितना। देखिए योगदान तो आपको ये प्रतिशत में दिया है, लेकिन हम स्थान देख लें। एल्युमिनियम में भारत का चौथा स्थान है, बाइराइट में कितना? द्वितीय है, कोयला में द्वितीय है, कच्चा तेल में 26वां है, सीमेंट में दूसरा है। ठीक, उसके बाद ग्रेफाइट में दूसरा है। देखिए भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें 4 ईंधन हैं, 10 धात्विक खनिज हैं, 23 अधात्विक खनिज हैं, 3 परमाणु है, 55 गौण खनिज है, जैसे भवन एवं अन्य निर्माण सामग्री सहित जो है शामिल है। ठीक दोस्तों, अब देखिए उत्पादन खींचे, आपको ये जरूर याद रखना दोस्तों कि कहाँ से क्या उत्पादन होता है। देखिए देखिए जैसे थोड़ा जूम करें क्या, देखिए दोस्तों आपको समझ में आए कि ना आए, चलो छोड़ो, यहाँ देखते हैं। देखिए पहले हम ये देख लेते फिर बताएं, नहीं समझ में आएगा ये, क्योंकि इस तरह ऐसे ही देखना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा मैनेज करिए। ठीक दोस्तों, देखिए थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। देखिए निकिल कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए उड़ीसा है, झारखंड में मिलेगा, नागालैंड में मिलेगा। इसके भंडार की बात कर रहा है, लेकिन उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उड़ीसा और झारखंड कर रहा है इसका मतलब निकिल का उत्पादन। उड़ीसा का कटक है और क्योंझर है। ठीक, उसके बाद है फ्लोराइड में गुजरात है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ भंडार है इसके। उत्पादन कौन कर रहा है? गुजरात और महाराष्ट्र कर रहा है, चंद्रपुर तथा बड़ोदरा। ठीक, उसके बाद एपेटाइट है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मेघालय है। विशाखापत्तनम इसका मतलब क्षेत्र है, और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट है, झारखंड है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिलता है यहाँ है। उत्पादन राजस्थान तथा मध्य प्रदेश करता है, उदयपुर और छतरपुर, उदयपुर राजस्थान, छतरपुर मध्य प्रदेश। हीरा मध्य प्रदेश की पन्ना की खान इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी, इसमें सारी नहीं। जैसे टिन बस्तर का क्षेत्र है, जो दंतेवाड़ा वाला बस्तर का, छत्तीसगढ़ का बस्तर का क्षेत्र है, वहाँ से उत्पादन होता है टिन का, बहुत आयात में। मैग्नेसाइट किसका? लौह अयस्क धातु है, सलेम याद रखना, तमिलनाडु का है सलेम। ठीक, अगर आप इतना थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको ये सब नहीं पता करना दोस्तों, ये सब डाटा भैया मैंने बताया ना कि डाटा कोई भी इंसान होता है उठाता गूगल से चाप देता है बुक में, उससे क्या मतलब? बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे बस, वो बाद में कहेगा मेरे से सब फंसा सब फंसा सब। बात ये नहीं दोस्तों, अगर कोई मान लीजिए यही बुक है, मान लीजिए 600-700 पेज की बुक है, 300-400 रुपये की बुक है। ठीक, कोई भी बच्चा खरीदा पढ़ रहा है, ठीक है चलो, लेकिन बात तब बने तब मतलब कोई भी इंसान ये दावा कर सकता है। जैसे बहुत सारे कोचिंग वाले दावा किया करते हैं मेरे से सब आया, मेरे से सब।
अरे यार उनके नोट्स ही हैं, 2000 पेज के नोट्स हैं। 2000 पेज के नोट से अगर तुम्हारे में 40 से 50 क्वेश्चन आ भी गए, या हम कहते हैं 80 क्वेश्चन आ गए दोस्तों, तो कौन सा मतलब तीर मान लिए आप? नहीं, कोई मतलब नहीं। 2000 नहीं, अगर 200 नोट्स 200 पेज का नोट्स हो, बच्चा 20 बार पढ़े और 80 क्वेश्चन फंस जाए, तो वो बहादुरी होती है ना। आप मतलब कुछ छोड़े ही नहीं। अब जैसे जलप्रपात है, मान लो जलप्रपात, मैं कहता हूँ सारे जलप्रपात भारत के अगर एक जगह आप चाप देंगे, तो दोस्तों बताओ, सारे अगर आप लिख दिए एक ही जगह और दे दिए नोट्स में, तो कहाँ उससे बाहर एग्जामिनर कहीं जाएगा? तब तो आप दावा कर ही सकते कि मेरे से है। नदी कोई आपने छोड़ी नहीं भारत की, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ दे दिया, तो भैया कहोगे ना। लेकिन बच्चा पढ़ने में पागल हो जाता पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये मैं मतलब उपलब्धि नहीं मानता हूँ किसी भी कोचिंग की। मैं ये मानता हूँ कि नोट्स कम हो, जैसे मैंने कम पढ़ाएं, लेकिन एग्जाम में पेपर में फंस जाए और पेपर निकल जाए, तो वो सबसे बड़ी बात होती है ना। कोई भी टीचर हो यही करता मैक्सिमम जो है, लेकिन कुछ लोगों को तो भैया सब अलग अलग अपना सिस्टम है, जैसा है सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए बाई राइट जो है तेलंगाना और जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक। इसका उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, राजस्थान। मंगमपेट व रेल पतलिया है। गार्नेट है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा है। गंजम उड़ीसा, श्रीकाकुलम हो जाएगा। एस्बेस्टस है राजस्थान व कर्नाटक हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान हो जाएगा। कोडप्पा व सिंहभूम जिला झारखंड हो जाएगा। फेल्सपार है राजस्थान, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान एवं तेलंगाना, ठीक। उसके बाद सल्फर, सल्फर का देखिए सल्फर उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा, केरल, हरियाणा करते हैं। फायर किले जो होते हैं गोंडवाना या टर्सरी कोयला संस्थाओं में पाए जाते हैं। ये गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र करते हैं। गुजरात, झारखंड का झरिया, रानीगंज यहाँ होता है। पाइराइट्स बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार व राजस्थान, रोहतास में होता है। टंगस्टन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गिराना सॉरी डेगाना और चेंद पाथर पश्चिम बंगाल। उसके बाद अभ्रक जो माइका है हमारा, माइका मैंने बताया था आंध्र प्रदेश व राजस्थान में। कोडरमा, वेल्लोर, अजमेर। काइनाइट जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाते हैं। उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक करते हैं। भंडारा महाराष्ट्र में है और मैसूर है। दोस्तों देखिए, आपको जितना डाटा याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भाड़ में जाने दो, ठीक। इसे बिल्कुल मतलब स्किप कर दो, तो पूरी तरह से स्किप कर दो, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। मैं आपको करा दूंगा जो चीज़ कराऊंगा, सारी चीज़ें मैं भी कराऊंगा, यही चीज़ कराऊंगा। मैं एक सीक्वेंस में कराऊंगा, एक लॉजिक से कराऊंगा। जैसे मैंने ट्रिक आपको गोंडवाना में दी ना, गुंडा, कोयला, काला, इस तरह। धारवाड़, धड़धड़, तो धारवाड़ धातु खनिज। सेम कॉन्सेप्ट पे मैं खदान का आपको कराऊंगा कि लौह वाली खदानें ये हो जाएंगी। कैसे याद करेंगे? ट्रिक बताऊंगा। तांबा वाली ये हो जाएंगे, बॉक्साइट वाली ये हो जाएंगे, एल्युमिनियम वाली ये हो जाएंगे। सब कुछ मैं ट्रिक से करा दूंगा, मेरे पास सारा कुछ है। लेकिन अभी बुक पढ़ा रहा हूँ तो बुक पढ़ा लेने दो, ठीक। मैं करा दूंगा, आप टेंशन न लीजिएगा। और कोई दिक्कत नहीं है आपको। पीसीएस वाले ज़्यादा लोड लें, आर ओ वाले ज़्यादा लो, वनडे वाले कम लोड लो आप लोग, ये सब, ठीक। यहाँ देखिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का दूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते, अब देखिए ऊर्जा के बारे में देखते हैं। भारत के कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही उनको, पहले ताप है, फिर जल है, फिर वायु है, फिर आणविक हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा के मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग 56.2% ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल है। 31% अक्षय ऊर्जा स्रोतों में, 11% पनबिजली से, 1.8% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर 30% एवं अवशिष्ट पदार्थों 10% का भी पर्याप्त महत्व है। अगला क्वेश्चन दिया है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 11 जनवरी 2010 को प्रारंभ किया गया। अगला है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो गुजरात में स्थापित है। उसके बाद भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी राज्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। महाराणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किए गए? तो कोटा, राजस्थान में किया गया। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो तमिलनाडु का है। देखिए इसका रीजन क्या है? देखिए मैंने ये चीज़ तो आपको बताया था ना, महाराणा प्रताप बांध चंबल नदी पर है, कोटा में पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया, पवन ऊर्जा क्यों होता है? क्योंकि तमिलनाडु जो है एक क्षेत्र किसका है? तो ये मतलब समुद्र के किनारे क्षेत्र, यहाँ हवाएं बढ़िया मात्रा में चलती हैं, तो पवन ऊर्जा यहाँ पे विकास हुआ है, ठीक।
तो वैसे भी पवन ऊर्जा जो है आपको समुद्री एरिया में भी मिलेंगी, ठीक है, समुद्र एरिया में ही मिलेंगे, आप मूवी में बहुत सारी देखे होंगे। अगला दिया, भारत में कोयला उत्खनन कार्य कब प्रारंभ किए गए? 1744 ईस्वी में, रानीगंज और पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य 2223, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। देखिए उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है, ये आप ना याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखिए। उड़ीसा, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर झारखंड, चौथे पे मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यही 4 किए हैं। तो अब देख लीजिए 24% ये है, 20% ये है, 17% ये है, 16% ये है, ठीक। और देखिए कुल कितना है, तो भारत का कुल उत्पादन कोयले का है 893 मिलियन टन है। मतलब विश्व का सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध है कहाँ है, तो उड़ीसा नदी पर है। वो कहाँ है? महानदी में। देखिए मैंने उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर स्थित है। यहाँ देखिए हीराकुंड बांध, मैंने कहा था हीरा महंगा होता, बहुत महंगा होता, तो ये आसानी से तो मिलेगा नहीं, ये बड़ी नदी में मिलेगा, यानी महान नदी में मिलेगा। तो महानदी यानी महान नदी, ठीक, महानदी। तो हीराकुंड बांध महानदी। सॉरी दोस्तों, देखिए अब ये थोड़ा देख लेते हैं ऊपर। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है, तो थोरियम है दोस्तों। थोरियम जो है मोनोजाइट, केरल की मोनोजाइट मिट्टी में भी थोरियम मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, भारत का कौन सा शैल तंत्र गोंडवाना भंडारों का प्रमुख है? कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है, तो गोंडवाना क्षेत्र। मैंने गुंडा, कोयला सब बताया है, ठीक है ना। तो देखिए ये भी आपका क्लियर होगा। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन है, तो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड आ जाएंगे। तो हमारी ये 3 हो जाएंगे। उसके बाद है, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं, तो झारखंड में पाए जाते हैं। अगला है, भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशन कहाँ है, तो देखिए आंध्र प्रदेश के नेल्लौर है, विजयवाड़ा है, तेलंगाना का रामागुंडम है, भद्राचलम है, कोट्टागुदेन है, मानुगुरु है, असम में बोंगई गांव है, चंद्रपुर है, कामरूप है। देखिए आपको 1-2 याद रखने, जैसे रामागुंडम यहाँ, भद्राचलम याद हो गया, नेल्लौर याद हो गया, इसमें बोगाई गांव है, कामरूप याद हो गया। बिहार में बरौनी है, कहलगांव है, दोनों याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ कोरबा है। देखिए दिल्ली में इंद्रप्रस्थ, तो पता ही दिल्ली कहते हैं। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। बदरपुर याद रखना है, ठीक। अगला है, गुजरात में कौन सा? अहमदाबाद है, बनास नदी गुजरात में ही थी। धुआरम है, गांधीनगर है, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का याद रखिए, उकाई याद रखिए, सिक्का पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, उकाई भी याद रखिए। तो ये 2 आपको याद रखने हैं, ठीक। उसके बाद हरियाणा में फरीदाबाद इंपॉर्टेंट है, पानीपत हो जाएगा, यमुनानगर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का कालाकोट है, छत्तीसगढ़ का बोकारो है, सतपुड़ा है, स्वर्णरेखा है, मध्य प्रदेश का अमरकंटक है, सतपुड़ा है, सिंगरौली है, ठीक। मध्य प्रदेश में दोस्तों सिंगरौली है और आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी है। क्या है? सिंगरैनी है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगला महाराष्ट्र में है, बल्लारसा है, भुसावल है, चंद्रपुर है, चोला है, खापरखेड़ा है, कोराडी है, नासिक है, पारस है, पार्ले है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में याद रखना। मणिपुर में लोकटक, इम्फाल है। देखिए पंजाब में भटिंडा है, रूपनगर है। उसके बाद राजस्थान में अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर। उसके बाद है उड़ीसा में है बाली मेला, तलचर है। तमिलनाडु में एन्नौर है, मेट्टूर है, नेवेली है, तूतीकोरिन है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? बहराइच है, दोहरी घाट है और गोरखपुर है, हरदुआगंज है। ये आपको याद रखना दोस्तों, हरदुआगंज। ओबरा याद रखिए। जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, पनकी है, परीक्षा है, टुंडला है। तो कुछ याद रखना आपको, मैक्सिमम मैंने बताया भी है यूपी स्पेशल में। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, बीरभूम है, बुंदेल है, दुर्गापुर, फरक्का और गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीटागढ़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इतने हो गए हमारे 19 जो है ज़िले हो गए, 19 राज्य में जो है इतने जो है हमारे क्या हैं, तो ताप विद्युत केंद्र स्टेशन है। तो जो इम्पोर्टेंट है आप वो याद रख लीजिएगा, ठीक दोस्तों। अब आगे देखते हैं कोयले के प्रकार। तो देखिए पीट कोयला जो है सबसे निम्न प्रकार का कोयला है और इसमें जो है नमी जो है सबसे अधिक होती है। ये 20% कम कार्बन, इसमें मतलब कार्बन की मात्रा 20% से कम है दोस्तों, मतलब 40% से कम है, ठीक। पता नहीं दिमाग कहाँ, तो उसके लिए समझ आए। तो देखिए 40% से कम जो है कार्बन है। देखिए कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी, ठीक, कार्बन जितना ज़्यादा होगा कोयला उतना बेस्ट होता है। जैसे एंथ्रासाइट 80 से 90 से 95 किलोमीटर, मान ली 85 से 90 या 95 किलोमीटर इसमें कार्बन की कोयला होती है एंथ्रासाइट में, तो सबसे बेस्ट किस्म का कोयला है। देखिए इसमें धुआं कम होगा, जिस कोयले में नमी होगी ना वहाँ धुआं सबसे अधिक होगा। अगर कोयले में जो है कार्बन की मात्रा कम है तो भी धुआं होगा, तो इसीलिए जो है, ठीक, याद रखिए। तो पीट में सबसे
मतलब निम्न कोयला है। लिग्नाइट कैसा है? तो भूरा कोयला है, जलने पर धुआं अधिक व 40 से 60%। ये कहाँ है? तमिलनाडु के नेवेली या आर्काट में है, असम के लखीमपुर में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है और कश्मीर के करेवा क्षेत्र में। करेवा वहाँ की मिट्टी होती है। अगला, इसी करेवा मिट्टी में क्या होता है दोस्तों? तो जफरान या जो है केसर की खेती होती है जम्मू कश्मीर में। अगला है बिटुमिनस कोयला, ये होता है काला कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 60 से 80% होती है। झारखंड, उड़ीसा में ज़्यादा, मतलब अपने भारत में ज़्यादा पाया जाता है। झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद है एंथ्रासाइट कोयला, ये कठोर या उच्च कोयला है, जलते समय धुआं रहित है, धुआं नहीं होता इसमें। 80 से 90% कार्बन होता है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाया जाता है। ठीक, तो इतना याद रखना है। आगे बढ़ते, अब लिखा है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? नाम से ही पता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तलचर या तालचेर कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयले के खाने मुख्यतः कहाँ हैं? तो झरिया में है। अगला है लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार किस राज्य में है दोस्तों? तो तमिलनाडु में है। अगला है विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए झारखंड में है, झरिया है, बोकारो है, करनपुरा है, गिरिडीह है। देखिए यही एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, यकीन मानिए। पश्चिम बंगाल में क्या है? तो रानीगंज, अभी मूवी भी बनी है रानीगंज पे, अक्षय कुमार थे उसमें और रवि किशन थे ना, तो मजदूर जो फंस गए थे तो उनको निकाले थे, मतलब रियल स्टोरी है, ना देखे हो देखना, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक, तो ये रानीगंज तब ज़्यादा समझ में आए हुए। उसके बाद बीरभूम है, सोहागपुर है, बरजोरा है। छत्तीसगढ़ में अभी हम देखें तलचर है, तो तलचर है, संभलपुर है, ईब नदी घाटी है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली याद रखना इंपॉर्टेंट है, उमरिया मन हो याद रखिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए छत्तीसगढ़ में है कोरबा, सोहागपुर है, सोनहट है, सुंदरगढ़ है, मांद्रा, विश्रामपुर। ये देखिए विश्रामपुर मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो कोरबा, विश्रामपुर याद रखिएगा। देखिए तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी, यहाँ देखिए सिंगरैनी मैंने बताया था कि वहाँ सिंगरौली है, ये देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और यहाँ सिंगरैनी है। उसके बाद है महाराष्ट्र में वर्धा घाटी है, वो कामपटी बंदेर है, आदि है। ठीक, विश्व में कुल उत्पादन ऊर्जा का 1/3 हिस्सा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, यानी विश्व में जितनी भी ऊर्जा है उसका 1/3 हिस्सा जल विद्युत से होता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होता है, बिजली बनाने में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब संपन्न होता है? तो वर्ष 70 से 80 के मध्य जो है उत्पन्न हो जाता है। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से संबंधित है, हाइड्रोजन विजन 2025। अगला दिया, भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई है। तो देखिए ऊपरी असम बेसिन कितनी हुई? 60,000 वर्ग किलोमीटर। फिर पश्चिमी बंगाल बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी हिमालय बेसिन 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी गुजरात बेसिन 1,40,000 वर्ग किलोमीटर। गंगा घाटी बेसिन 3,85,000 वर्ग किलोमीटर। तटीय तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन 75,000 किलोमीटर। उसके बाद है अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन जो 2,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद खंबात व बॉम्बे हाई अब तटीय क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है? उत्तरी गुजरात बेसिन है ना, 1,40,000। देखिए आपको ये नहीं याद रखना, बस ये अगर थोड़ा सा आपको रिलेट कर पा रहे हैं तो सही है, ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही रेयर बन सकता है तो बन सकता है, नहीं तो मुश्किल है। यहाँ देखिए भारत में तेल उत्पादन 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन से? ब्रह्मपुत्र घाटी है, गुजरात तट है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है और जो है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। अगला दिया है कि भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। उसके बाद लिखा है HVJ, ठीक, पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से होता है। कहाँ से होता है? दक्षिणी बेसिन से होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का उत्पादन कहाँ होता है? तो बम्बई हाई से होता है। उसके बाद है KG-D6 कृष्णा गोदावरी, ये जो कृष्णा गोदावरी कावेरी डेल्टा क्षेत्र है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो है प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में कुडनकुलम है। भारत का सर्वप्रथम तेल खनिज
भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ निर्मित किया गया? माकूम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? डिगबोई, असम में। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो गोरखपुर, हरियाणा में स्थित है। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो खंभात की खाड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र कौन से हैं? कैगा कर्नाटक है, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, रावत भाटा जो है राजस्थान में है, कुर्नकुलम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, नरौरा यूपी में है, तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। देखिए भारत के कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का जो प्रतिशत है कितना है? तो 3.15% जो है इतना उत्पादन विद्युत ऊर्जा का जो होता है परमाणु ऊर्जा से। उसके बाद देखिए भारत में 8 दावित भारी जल रिएक्टर जो है स्थापित है। देखिए भारी संयंत्र कहाँ कहाँ है? तो नांगल है, नांगल कहाँ है? पंजाब में है, 1962 में स्थापित किया। बड़ोदरा गुजरात में 1977 में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में 1978 में स्थापित किया गया। कोटा राजस्थान है, 1985 में स्थापित किया गया। तलचर उड़ीसा में है, और ये जो है 1978 में स्थापित किया गया। थाल महाराष्ट्र में है, ठीक, और ये 1987 में स्थापित किया गया। हजीरा गुजरात में पड़ेगा, 1991 है। मानुगुरु तेलंगाना में है, 1991। देखिए आपको डेट ना पता हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। अब देखते हैं कौन कौन से। देखिए डिगबोई जो है ये असम में है, कहाँ है? 1901 में उत्पादन वर्ष है। ट्राम्बे मुंबई में है, महाराष्ट्र में, ये HPCL द्वारा किया गया 1954 में। ट्राम्बे BPCL मुंबई महाराष्ट्र में 1955 है। विशाखापत्तनम HPCL आंध्र प्रदेश 1957 है। नूनामाती या गुवाहाटी असम में है, 1962 है। बरौनी ये बिहार में पड़ता है, 1964 है। कोयली जो है गुजरात में है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है, 1965 है। कोच्चि केरल में है, 1966 है। मनाली जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, मनाली दोस्तों, शिमला वाला नहीं है, ठीक, 1969 है। हल्दिया पश्चिम बंगाल 1975। बोंगाई गांव जो है असम में पड़ता है, 1979 हो जाएगा। उसके बाद चेन्नई तमिलनाडु में 1969 हो जाएगा। उसके बाद और देखते हैं दोस्तों, आपको बस अगर ये पता हो गया ना दोस्तों कि नागपट्टनम कहाँ है? तमिलनाडु में है। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मंगलुरु कर्नाटक, तो हमारा काम आराम से हो जाएगा, ठीक। नागपट्टनम की स्थापना 1993 में, मथुरा 1982 में, मंगलुरु 1988 में। बताइए आप कौन इतना डेट याद रखेगा? कोई नहीं रखेगा दोस्तों, वो कहने की बात है, कोई नहीं रखेगा, ठीक। तो हमें बस ये बताओ मंगलुरु कर्नाटक है। पानीपत या करनाल कहाँ है? हरियाणा में, 98 में। नुमालीगढ़ ये असम में है। जामनगर गुजरात में पड़ता है। ताती पाका जो है ये आंध्र प्रदेश में है। वादिनार गुजरात में है। भटिंडा पंजाब में है। बीना मध्य प्रदेश में है। पारादीप उड़ीसा में, ठीक। अब देखिए RPL जामनगर व इस्सार वादिनार निजी क्षेत्र एवं HPCL भटिंडा व BPCL बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। अगला है भूटान में भारत के सहयोग से संकोश, मागदेछू, चुक्खा ताला और मागदेछू जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भूटान में स्थापित की गई भारत के सहयोग से। आगे बढ़ते देखिए विद्युतीकरण के संबंध संस्थान या उपक्रम कौन से हैं? देखिए NTPC की स्थापना कब की गई? तो 1975 में की गई, याद रखिएगा ये सब। नई दिल्ली में है, महारत्न कंपनी है, ठीक। राष्ट्रीय पनबिजली निगम NHPC मिनी रत्न कंपनी फरीदाबाद 1975 में की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC नई दिल्ली 1969 में। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड नई दिल्ली 1999 में। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद 1965 में हो जाएगा। उसके बाद है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली 2002 हो जाएगा। भारतीय गैस अधिकरण लिमिटेड दिल्ली 1984 है। तेल एवं प्राकृतिक गैस नई दिल्ली है, 1956 है। उसके बाद है भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड गुरुग्राम है, 1989 है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नई दिल्ली 1964 है। ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा 1959 है, ठीक। भारत के किस राज्य में बिजली के प्रति व्यक्ति क्षमता उत्पादक सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र है। रामपुर भारत के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस व परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कोयला है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा है? ऊष्मीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी का है। एंथ्रेसाइट कोयला का सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य कौन से हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, फिर गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर गुजरात में, सॉरी पहले राजस्थान में हो जाएगा लास्ट में। मतलब तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? श्वेत अभ्रक है, पीत अभ्रक है, श्याम अभ्रक है। तीनों याद रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना की क्षमता, देखिए संयंत्र कितने हैं? कोयला आधारित 25 संयंत्र है, इनकी क्षमता कितनी? लगभग 50,000 के आसपास है। गैस एवं तरल वाले कितने हैं? तो 7 हैं, 4,000 इनकी क्षमता है। जल वाला एक ही है, 800 मेगा क्षमता है, मेगावाट क्षमता। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है 23 है और इनकी है 2274 है। पवन ऊर्जा 1 है, 50 है। ठीक, मेगावाट क्षमता। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? तो भावनगर गुजरात में है। ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी के पास में आता है, यानी भावनगर गुजरात। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से? तो रूस के। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोख में बनने वाला पावर प्लांट की क्षमता जो है 50 मेगावाट होगी। इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत वाणिज्य उत्पादन करेगा। भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थापित है ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में। ठीक दोस्तों, बाकी ये देख ही चुके हैं कि एंथ्रेसाइट में 80 से 95% कोयला होता है। अब देखिए पवन संचार, ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन। देखिए आपको सारा नहीं याद रखना, जो चीज़ मैं बताऊँ वो याद रखिए। देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे की, तो 1,44,955 किलोमीटर पूरा बना है। ठीक, सड़क का विस्तार है। राज्य सड़क मार्ग 1,67,000 है। अन्य सड़कें हैं 60,19,000 है। और जो है कुल अगर हम बात करें तो कुल की बात करें तो सबसे ज़्यादा 63,31,791 किलोमीटर है। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई अगर किस राज्य में है तो ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। उसके बाद है भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में है। स्टेट हाईवे की बात कर रहा है। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है किससे संबंध है? तो राजमार्ग से संबंधित है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे मार्ग या गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो झांसी में एक दूसरे को काटते हैं या मिलते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन किस राज्य से होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में है। अगला है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 548 से व NH 118। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, 340 किलोमीटर लंबा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में है। चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में है? मतलब किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। और कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अब देखते हैं भारत में रेल की उत्पादन इकाइयाँ कौन सी हैं। देखिए चितरंजन लोकोमोटिव जो पश्चिम बंगाल में 1950 में स्थापित हुई, वो विद्युत इंजन बनाती है। रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में जो है 1952 में है, ये सवारी डिब्बे बनाती है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो है बंगाल में है, ये रेल डिब्बे बनाती है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला पंजाब में 1981 में है, डीजल इंजन बनाती है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी 1961 में स्थापना, ये भी डीजल इंजन बनाती है। आपको ये याद रखना कि कहाँ कहाँ है, बस अगर इतना याद है ना तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा कि दक्षिण पश्चिम गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कुल लंबाई कितनी है? तो 3745 किलोमीटर है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें इतने हाईवे हैं, सारे आपको नहीं याद रखने हैं, मैं बताऊंगा सब, लेकिन याद रखना है कुछ। ठीक, अब देखिए पहला है NH1 उरी बारामूला से जो श्रीनगर से लेह तक जाता है। उसके बाद NH2 डिब्रूगढ़ असम से तुइपान मिजोरम तक जाता है। NH3 लेह लद्दाख से अटारी या इंडो पाक बॉर्डर तक जाता है।
NH4 पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक अंडमान निकोबार में ही रहता है। ठीक, उसके बाद है NH5 फिरोजपुर पंजाब से शिवकिला के समीप तक इंडो तिब्बत चीन सीमा तक जाता है। NH6 जोरबाट मेघालय से सीलिंग मिजोरम तक जाता है। NH7 फजिल्का पंजाब से माना उत्तराखंड तक जाता है। NH8 करीमगंज असम से सबरूम या त्रिपुरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक पूर्व NH44 जाता है। उसके बाद है NH9, ये मलोट पंजाब से पिथौरागढ़ तक भारत नेपाल बॉर्डर के समीप जाता है। NH10 जो है गंगटोक सिक्किम से फुलबारी सिलीगुड़ी या बांग्लादेश सॉरी दोस्तों, बांग्लादेश मतलब बॉर्डर तक जाता है। फिर NH13 है तवांग से वाकरो तक अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। NH16 है कोलकाता से चेन्नई तक जाता है। NH17 है सेवक पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी असम तक जाता है। NH19 है दिल्ली से कोलकाता, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ठीक, NH जो है 19 है, ये पहले NH2 था, ये NH19 है। ठीक, यही लेखपाल में पूछा भी गया था क्वेश्चन। अब देखिए यूपी ट्रिपल में पूछे जाएंगे भाई, यूपी पीसीएस में या RO में या यूपी पुलिस में, SSC में, हर जगह आएंगे ना। अगला NH जो है 30 है सितारगंज उत्तराखंड से कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश तक है। NH34 जो है गंगोत्री धाम से लखना दौन सिवनी मध्य प्रदेश तक है। NH44 से श्रीनगर से कन्याकुमारी सर्वभारतीय, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, NH44 इसका पूर्ण नाम क्या था, भाड़ में जाने दो, पहले ये देखिए वर्तमान नाम। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पूर्व नाम था NH7 है। ठीक दोस्तों, अगला NH48 दिल्ली से चेन्नई तक आता है। VIP मुंबई NH54। सॉरी दोस्तों, हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है। ठीक, अगला दिया हीरक प्रोजेक्ट, हीरक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भारत में कहाँ किया जाता है, तो महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है, यानी जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें किया गया। ठीक, बाकी ये चीज़ तो गलियारा के बारे में हम देखे ही। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, जस्ट 1 सेकंड देखते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला लिखा है कि सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस है, जो 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला है 3 अर्ध चंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं, तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। अगला है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, तो 450 किलोमीटर है। अगला है आयत नौ भार इम्पोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है, दीनदयाल बंदरगाह है, जिसे पहले क्या कहते थे, तो कांडला बंदरगाह कहते थे। अगला है कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है, तो ये पटनम वाले जब मिले तो आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे। ठीक, अगला आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है, तो काकीनाडा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई में है। सबसे बड़ा कहाँ है, मुंबई में है। ठीक, अब देखते हैं उत्तर मध्य मतलब रेलवे जोन 18 हैं, उनको देखते हैं। देखिए आपको ये नहीं याद रखना सन, आपको ये याद रखना है, जैसे उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो प्रयागराज में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद गुवाहाटी असम का मुख्यालय कहाँ, पूर्वोत्तर सीमांत में हो जाएगा। फिर यहाँ पूछे कि पूर्वोत्तर का रेलवे कहाँ है, पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर पूछे कि पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन कहाँ, तो हाजीपुर में हो जाएगा। और अगर पूछे कि पूर्व रेलवे कहाँ है, तो कोलकाता में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद अगर पूछे दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता। उसके बाद पूर्व तटीय रेलवे का भुवनेश्वर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए दक्षिण रेलवे क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापत्तनम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे क्या हो जाएगा, हुबली हो जाएगा। उसके बाद देखते दोस्तों, उसके बाद अगला है कि मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम रेलवे कौन सा हो जाएगा, चर्च गेट मुंबई हो जाएगा। उसके बाद पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा लास्ट बचता है कौन सा है, उत्तर पश्चिम रेलवे कौन सा है, जयपुर हो जाएगा। तो ये हमारे 18 रेलवे जोन के मुख्यालय थे। इनको हम कभी देखेंगे तो मैथड देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बुक में ऐसे हम पढ़ लेते हैं। बाकी हम कभी ट्रिक में आपको बता देंगे सारे बोर्ड पे, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। अगला देखिए कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित किया गया है, दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। देखिए भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं। पूछा गया एग्जाम में कि कितने बड़े बंदरगाह, तो 13 हैं। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
नाहवा सोयबा इसका नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। मर्मुगाओ ये गोवा में है। देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलुरु कर्नाटक में है। आकार के देश से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचीन बंदरगाह अरब की रानी के नाम से लोकप्रिय है। ये कहाँ है तो केरल में है। तूतीकोरिन कहाँ है तो तमिलनाडु में है। इसे कहते हैं बीओ चिदम्बरनार है। चेन्नई तमिलनाडु में है। ये कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। पाराद्वीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। पाराद्वीप का कहाँ है उड़ीसा में है दोस्तों। विशाखापत्तनम कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है कोलकाता से हल्दिया। कोलकाता हल्दिया एक नदीय पत्तन भी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला एन्नौर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह एन्नौर है। बधावन महाराष्ट्र ये कम्युनिटी पोस्ट मैंने किया था एक दिन, ध्यान दिए होंगे। देश का पहला मेगा पोर्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है तो पटना में है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय अमृतसर में हवाई अड्डा है। भारत का सबसे बड़ा जहाज जो है तोड़ने वाला यार्ड कौन है तो गुजरात का अलंग है दोस्तों। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह है तो दीनदयाल बंदरगाह है, जिसे कांडला कहते थे। ठीक, भारत के बंदरगाहों में से भारत के बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है तो चेन्नई है। कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है तो हल्दिया है। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है तो पाराद्वीप है। मर्मुगाओ पत्तन कहाँ स्थित है तो गोवा में है दोस्तों। कहाँ है गोवा में। अब देखिए आगे लिखा है कि सागर मागल परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और उनका विकास करना। तो सागर माला परियोजना क्या है, बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और विकास करना। अब हम जलमार्ग देखते हैं। कुछ जलमार्ग हैं दोस्तों, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है प्रयागराज से हल्दिया। बस इतना याद रखिए, बाकी आप छोड़ दीजिए सारी चीज़ें। ठीक, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है फर्जी की इन्फॉर्मेशन बढ़ाने से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है धुबरी से सादिया। यही सारा टीचर पढ़ाते हैं, सारे टीचर आपको ये नहीं कुछ पढ़ाएंगे। ये किस नदी में है बस ये याद रखिए, ब्रह्मपुत्रा में है, और पहला वाला गंगा नदी में है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ है, कोट्टापुरम से कोल्लम है, केरल में है। ठीक, ये पश्चिमी घाट में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुडुचेरी में है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 है उड़ीसा में, और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में है। अब देखते हैं देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है। छत्रपति शिवाजी तो मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता हो जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद हो जाएगा। गोपीनाथ बरदोलाई देखिए असम से संबंधित ये है तो गुवाहाटी हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल गुजरात से अहमदाबाद हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह यूपी से लखनऊ हो जाएगा। गुरु रामदास पंजाब से अमृतसर हो जाएगा। त्रिवेंद्रम तो ये तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। याद करने की जरूरत ही नहीं मिल रहा है। कालीकट कहाँ है तो केरल कोझिकोड हो जाएगा। उसके बाद है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर हो जाएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद हो जाएगा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय कोच्चि हो जाएगा। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद जो है डैबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है, थोड़ा मतलब छुपा रिस्तम है, याद रखिएगा। कैंपुगोड़ा कहाँ है तो कैंपुगोड़ा बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर कहाँ है तो इंदौर में हो जाएंगे। उसके बाद जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो बनारस में हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई कितनी है 1620 किलोमीटर दोस्तों है। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया है तो नहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का किया गया है। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस कब प्रारंभ की तो 1986 में। उसके बाद लिखा कि सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कौन सा है, कोचीन विमानपत्तन है। भारत में टेलीफोन सर्विस का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है तो 1882 में। प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन देखिए हजीरा विजयपुर हुआ, जो हजीरा विजयपुर HVJ जो हम लोग ऊपर देखे थे ये है, तो इसकी लंबाई कितनी है 1750 है। सलाया कोयली कहाँ है गुजरात में है। मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर लंबी है। ठीक, ये लंबाई है, सन नहीं है दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा कांडला व भटिंडा 1331। उसके बाद मुंबई पुणे मनमाड 1389। दुलियाजान बोंगाई गांव बरौनी ये है 1405। नाहरकटिया नूनामाती बरौनी 1152। मुद्रा पानीपत 1174। बरौनी हल्दिया 943। बरौनी पटना कानपुर 743। चेन्नई तिरुचि मदुरई 683। जामनगर लोनी जो है 1269। कोच्चि मंगलुरु 400
50। तो ये हमारा दोस्तों जो है ये हम देख ही चुके हैं। तो ये हमारा जो है कल इतना मैंने पढ़ाया था, कल दोबारा से आज मैंने उतना पढ़ा दिया है दोस्तों। देखिए आपके लिए मैंने मेहनत की है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा। देखिए मेरे सब्सक्राइबर तो हो गए हैं लेकिन वॉच टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ा वॉच टाइम बढ़ाइएगा दोस्तों। वीडियो पूरी देखा करिए, जब भी आपको टाइम मिले चला के रख दीजिए, देखा करिए। तो ये सारी चीज़ें करिएगा, ठीक। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कमेंट करके और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या पढ़ना है वो भी बताइएगा। बाकी हिंदी डेली आएगी, हिंदी और ये 2 तो क्लास चलेंगे साथ में। अभी यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँगा, तो उसके 15 प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट अलग अलग कराऊँगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन धीरे धीरे होंगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।